नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। सेनाध्यक्ष नरवणे बोले, सीमा पर हालात तनावपूर्ण और गंभीर। मुंबई को पीओके बताने से राजनीतिक दलों के निशाने पर कंगना। टीवी पत्रकारिता गर्त में, न्यूज़ चैनलों पर बढ़ती जा रही है गाली गलौज। बाहरी लोगों को बसाए जाने की आशंका से डरे हुए हैं कश्मीरी अवाम। लखीमपुर खीरी में बलात्कार के बाद 3 साल की बच्ची की हत्या। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफ़ी करता है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है और इसलिए भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे जवानों का मनोबल उच्च स्तर पर है और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चुशुल सेक्टर के सामने वाले इलाके में चीन के द्वारा अतिरिक्त सेना तैनात करने के बाद नरवणे और एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक वरिष्ठ पत्रकार अफसर के हवाले से कहा है कि सरहद पर हालात तनावपूर्ण हैं और दोनों ओर की ओर से बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा टैंक, बख्तरबंद वाहनों की भी तैनाती कर दी गई है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से खतरा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि भारतीय सेनाएं पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम कॉन्क्लेव में गुरुवार को रावत ने कहा कि चीन और पाकिस्तान सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन के द्वारा पाकिस्तान को सभी तरह का सहयोग दिए जाने के कारण उत्तरी और दक्षिणी मोर्चे पर भारत को खतरा है और हमें इसे ध्यान में रखकर ही अपनी योजना बनानी होगी। इस बीच चर्चा ये भी है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री रूस के मास्को में मिल सकते हैं और मौजूदा हालात पर चर्चा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत का समय भी मांगा है। तो पिछले कुछ दिनों में ये लगातार इस तरह के संकेत सरकार की तरफ से भी और सेना की तरफ से दिए जा रहे हैं कि सीमा पर हालात बहुत कठिन हो गए हैं, बड़े चुनौतीपूर्ण हो गए हैं और चिंताजनक है, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई है, न केवल सैनिकों की बल्कि बख्तरबंद गाड़ियों की और दूसरे सैनिक साजो सामान की भी। इसलिए चिंता बढ़ रही है और चिंता इसलिए भी बढ़ रही है कि बातचीत का रास्ता जो अख्तियार किया गया था उससे कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। कोई बड़े स्तर की पहल भी दोनों सरकारों की तरफ से नहीं हो रही है। न तो भारत सरकार के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो शी जिनपिंग को फ़ोन करके या उनके साथ एक शिखर वार्ता तय करके इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इसके उलट ऐसा लग रहा है कि भारत अमेरिका के साथ गोलबंदी करते हुए ज़्यादा दिख रहा है और वो क्वाड जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भारत की जो मोर्चेबंदी होनी है उस दिशा में ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका एक आयोजन बहुत जल्दी हिंदुस्तान में भी हो सकता है, ऐसा विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है। तो जाहिर है कि भारत अपनी रणनीति में को अमेरिका से जोड़कर देख रहा है और इस वजह से भारत और चीन के बीच में आशंकाएं भी बढ़ रही हैं और तनाव भी बढ़ रहा है। इसके बीच का रास्ता कोई निकालना होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि रूस में जब रूस की देखरेख में एक बातचीत चीनी रक्षा मंत्री के साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होगी तो शायद इसमें जो आशंकाओं को का जो पहाड़ खड़ा हो गया उसको थोड़ा गिराने में मदद मिलेगी और दोनों देश करीब आएंगे और बातचीत के ज़रिए मामले को सुलझाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे।
अगली खबर लेते हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत को लेकर ट्वीट करते हुए मुंबई शहर को पीओके बताया था, जिसके बाद हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना कांग्रेस के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने कंगना को चेतावनी दी है। मनसे ने कहा है कि वो मुंबई पुलिस के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आज मुंबई पुलिस के कारण ही हम मुंबई में सुरक्षित हैं। महिलाएं रात को भी कहीं भी आ जा सकती हैं। हम किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं देते कि मुंबई पुलिस की गैर न्यायिक तरीके से आलोचना करे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कंगना के पीछे बीजेपी आईटी सेल के काम करने का दावा किया। उन्होंने कहा, कंगना रनौत सिर्फ चेहरा है, लेकिन पूरा कैंपेन बीजेपी आईटी सेल के लोग चला रहे हैं, जिससे कि राज्य सरकार लड़खड़ा जाए। बता दें, कंगना रनौत ने कहा था कि उनको आजकल मूवी माफिया से ज़्यादा डर मुंबई पुलिस से लगता है, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि ऐसा है तो कंगना मुंबई ना आए, जिसके जवाब में कंगना ने कहा था कि शिवसेना नेता संजय राउत मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं और मुंबई वापस न लौटने की सलाह दे रहे हैं। मुंबई की गलियों में आज़ादी के बाद अब ये खुली धमकियां मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों महसूस हो रहा है। इसके बाद फिल्मी कलाकार भी कंगना के विरोध में उतर आए हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करके चर्चा में आए अभिनेता सोनू सूद ने कहा है, मुंबई शहर तकदीरें बदलता है, सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। सोनू सूद ने से पहले उर्मिला मातोंडकर, रितेश देशमुख, स्वरा भास्कर, सोफी चौधरी, अनुभव सिन्हा, रेणुका शहाणे और कई कलाकारों ने कंगना के ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मुंबई ने कंगना को बहुत कुछ दिया। यह शहर उनसे सम्मान की उम्मीद करता है, ना कि इसकी तुलना पीओके से करने की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोग कंगना के बयानों की तुलना आमिर खान से करते हुए कह रहे हैं कि सोचिए, अगर मुंबई की तुलना किसी खान ने पीओके से कर दी होती तो क्या होता। लेकिन कंगना इसके बाद भी ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट दागे जा रही हैं और उनको बीजेपी नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली दंगों से पहले भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने कंगना के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि क्या किसी के पिता की जागीर है मुंबई, महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है। जिसके बाद कंगना ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि वो 9 सितंबर को मुंबई जाएंगी और किसी के बाप में दम हो तो रोक कर दिखाए। किसी ने कंगना रनावत को चैलेंज नहीं किया था, उन्हें किसी ने रोकने की बात नहीं की थी, उन्हें किसी ने ये नहीं कहा था कि आप मुंबई नहीं आ सकती हैं। उन्हें सलाह दी गई थी जब उन्होंने कहा था कि मूवी माफिया से ज़्यादा डर उन्हें मुंबई पुलिस से लगता है, तो उनको ये एक हिदायत दी थी। एक तंज के रूप में शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने लेकर बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की और बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया जब मुंबई की तुलना पीओके से करने की कोशिश की। तो जाहिर है कि मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति से जो जुड़े लोग हैं वो उखड़ पड़े, यहाँ तक कि बीजेपी में भी दरार पड़ गई है। कुछ नेता कंगना रनौत के साथ हैं और कुछ उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक गर्म विवाद में तब्दील हो गया है और कंगना रनौत इस तरह के विवादों को उनके मज़े लेती हैं, एंजॉय करती हैं। इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, सुर्खियाँ मिलती हैं और उनकी आने वाली फिल्मों का प्रचार भी होता रहता है। और फिर वो स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनकी विचारधारा, सोच, चिंतन बीजेपी से मिलता जुलता है। वो बीजेपी की तारीफ़ करती रहीं, बीजेपी की नीतियों की और नेताओं की, जिसमें ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करती रही हैं। तो उनका गेम प्लान बिल्कुल स्पष्ट है और उन्हें जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी की आईटी सेल का समर्थन मिल रहा है, वो भी बताता है कि आखिरकार जो कुछ चल रहा है वो किस लिए चल रहा है। और अब अगली खबर लेते हैं। टीवी न्यूज़ चैनल आजकल अपने शो में गालियों का प्रसारण करने लगे हैं, इससे टीआरपी मिलती होगी शायद। ताज़ा मामला रिपब्लिक भारत चैनल का है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लाइव शो के दौरान एक रिपोर्टर गालियां देते हुए, माँ बहन की गालियां देते हुए सुनाई दे रहा है। वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की रिपोर्टिंग के दौरान किसी कार का पीछा कर रहा है। हालांकि रिपब्लिक भारत चैनल ने एक ट्वीट करके कहा ये उनका रिपोर्टर नहीं है, वो किसी और चैनल का रिपोर्टर है जिसने उनकी गाड़ी में लिफ्ट ली थी, इसलिए रिपब्लिक को इससे न जोड़ा जाए। लेकिन बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब रिपब्लिक टीवी का नाम गाली गलौज से जुड़ा है। इससे पहले एंकर अर्णब गोस्वामी के टीवी चैनल रिपब्लिक भारत की टीवी डिबेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी रिपब्लिक भारत के लाइव डिबेट
में एक पैनलिस्ट को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आए थे। इससे पहले अमीश देवगन और दीपक चौरसिया के शो में भी भद्दी भद्दी गालियों का प्रसारण हो चुका है। अर्नब गोस्वामी के शो में तलवारें भी दिखाई जा चुकी हैं, जिसके बाद टीआरपी के नाम पर गालियां तक प्रसारित करने वाली पत्रकारिता पर सवाल उठने लगे हैं। तो टीआरपी का तो मसला है ही, लेकिन जिस तरह का उत्तेजनात्मक वातावरण बनाया है इन टीवी चैनलों ने, ख़ासतौर पर इनमें जिनमें गाली गलौज हो रहा है, जो स्पष्ट दिख रहा है, वो चैनल ख़ासतौर से गाली गलौज के को टीवी डिबेट का हिस्सा बना चुके हैं। कभी वो माँ बहन की गालियों में आता है और कभी दूसरे तरह से लोगों को अपमानित करने में, उनको लज्जित करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो गालियों इस तरह के तमाम शो का हिस्सा बन गई हैं। कुछ सभ्य गालियां हैं, कुछ बहुत ही असभ्य गालियां हैं, लेकिन गालियों से भरे हुए हैं ये शो। और इनमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, जिस तरह का कंटेंट होता है, वो अपने आप में एक कहना चाहिए कि भारतीय दर्शकों के लिए गाली होता है, क्योंकि भारतीय दर्शकों की जो मानसिक स्थिति है उसको कम करके आंका जाता है, उनके बौद्धिक स्तर को कम करके आंका जाता है, और उनमें जो उनकी कमज़ोरियां हैं उनको लाभ उठाने के लिए, उनकी कमज़ोर भावनाओं को उकसाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के पैनलिस्ट इकट्ठे किए जाते हैं ताकि इस तरह का माहौल बने जिसमें हिंसा हो, भिड़ंत हो, टकराव हो, नफ़रत के बोल बोले जाएं। तो ये इन शो का हिस्सा बन गया है और ये पत्रकारिता को लगातार नीचे रसातल की तरफ लेता जा रहा है। और अब ये हम यही देख रहे हैं कि बार बार अब ये चीज़ें दोहराई जाने लगी हैं शो में, और एक फार्मूला जैसा बनती जा रही हैं उस शो को हिट करने के लिए। तो ये टीआरपी का एक हथकंडा भी हो सकता है, और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके टीआरपी हासिल करना, अपने उन दर्शकों को खुश करना जो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, और दूसरों पर गाली गलौज करने से उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव होता है। तो ये तमाम चीज़ें अपनाई जा रही हैं, और फिर अपने आकाओं को भी खुश करना है, जो अपने राजनीतिक आका हैं उनको खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें हमारे टीवी न्यूज़ चैनल में आ गई। इनको रोकने का अब उपाय किसी को नज़र नहीं आ रहा, जब तक कि एक स्वतंत्र नियामक बोर्ड ना बने जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी ना हो, और ये चैनल जो हैं ये भी ना हो, क्योंकि इनके ऑलरेडी एक है ऐसा नियामक जिसमें जो कुछ करता नहीं है, इनके संगठन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए एक स्वतंत्र नियामक ही इसका इलाज कर सकता है। अगली खबर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महीने पहले इस आरोप का खंडन किया था कि मोदी सरकार जम्मू और कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रही। जनसांख्यिकी मतलब जो वहाँ आबादी की संरचना है, जनसंख्या की संरचना है, कितने किस धर्म को मानने वाले, जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, स्थानीय हैं, बाहरी हैं, उसको संरचना को बदलने की कोशिश कर रही। लेकिन कश्मीर घाटी में एक मजबूत धारणा है कि नई दिल्ली जम्मू और कश्मीर को अस्थिर करने के मिशन पर लगा हुआ है। ये डर केवल आम आदमी को ही नहीं है, बल्कि जो ज़्यादातर क्षेत्रीय दल हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सब को भी है, जो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नई दिल्ली जम्मू और कश्मीर की आबादी की संरचना को बदल रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसी चिंताओं को सही ठहरा रहे हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर नूर अहमद बाबा ने सत्य हिंदी के साथ एक साक्षात्कार में कहा, लोगों का डर निराधार नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से अब तक नई दिल्ली की ओर से जो निर्णय लिए जा रहे हैं वे एक तरफा हैं। यहाँ कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, हर निर्णय दिल्ली में लिया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दलों से कोई राय नहीं मांगी जा रही। इस स्थिति ने यहाँ के लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया है। बाहरी लोगों को जम्मू और कश्मीर में अधिवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी किए जाने और राज्य में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का फिर से परिसीमन करने की प्रक्रिया से लोग चिंतित हैं। बता दें कि जम्मू और कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में किया गया था। ये परिसीमन जम्मू और कश्मीर के अपने संविधान और कानूनों के अनुसार किया गया था। इसके बाद सरकार ने फैसला किया था कि 2026 तक कोई परिसीमन नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नज़रअंदाज करते हुए अब यहाँ नया परिसीमन शुरू कर दिया है। वास्तव में बीजेपी शुरू से कहती रही कि मुस्लिम बहुल घाटी में हिंदू बहुल जम्मू की तुलना में अधिक सीटें, इसलिए उसे ठीक करने की आवश्यकता है। तो
बाहर से ज़्यादा लोगों को ले जाकर हिंदुओं को बसा दिया जाए, जिससे जो मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं उनकी मेजॉरिटी को कम कर दिया जाए और एक राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की हिंदुओं की जो कोशिश रही है बीजेपी की, वो इस तरह से छल बल से करना चाहती है कि आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत पाएगी और उसके बल पर जो वहाँ की जो फिर अल्पसंख्यक हो जाएगी, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको दबाकर रख सकेगी। तो ये पूरा खेल इसीलिए शक के दायरे में आ गया है, चाहे वो डोमिसाइल वाला मामला हो, चाहे परिसीमन का मामला हो, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और बीजेपी पहले से भी ऐसा करती रही है, वो इज़राइल का मॉडल इस्तेमाल कर रही, जैसे इज़राइल ने जॉर्डन और वेस्ट बैंक में जो फ़िलिस्तीनी इलाके हैं वहाँ पर इज़राइली बस्तियाँ बसा दी हैं और कोशिश की है कि उन इलाकों को कब्ज़ा करके बाद में इज़राइल में मिला ले। तो तकरीबन वही मॉडल है, आबादी की संरचना को बदलकर और उसे वह हिंदू बहुल बनाकर अल्पसंख्यकों को दबाने की एक कोशिश है। अगली खबर लेते हैं। बीते कुछ दिनों से बलात्कार की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहे लखीमपुर खीरी ज़िले में गुरुवार को 3 साल की बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने की घटना सामने आई है। हर ज़िले में बलात्कार और फिर हत्या कर देने की 20 दिनों में ये तीसरी घटना है। 3 साल की ये मासूम बुधवार से घर से लापता थी, लेकिन अगले दिन उसकी लाश उसके घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर मिली। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मासूम के साथ बलात्कार हुआ था। इस मामले में मासूम के पिता ने गांव के ही एक लेखराम नाम के व्यक्ति पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत भी दी है। शिकायत में उन्होंने कहा कि पुरानी दुश्मनी के कारण उनकी बेटी का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने अभियुक्त को दबोच लिया है। कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी ज़िले में ही 18 साल की एक दलित लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसका गला रेत दिया गया था। लड़की अपनी 9वीं क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड और 200 रुपये लेकर ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने निकली थी। उससे पहले 13 साल की एक लड़की के साथ भी इसी ज़िले में ऐसी ही घटना हुई थी। कुछ ही दिन पहले गोरखपुर में दलित उत्पीड़न की एक घटना में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद अभियुक्तों ने उसके बदन को सिगरेट से दाग दिया था। वारदात के दौरान नाबालिग पास के एक हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। इसी दौरान अभियुक्तों ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव में बनी एक झोपड़ी में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। तो उत्तर प्रदेश में अपराध रुक नहीं रहे हैं, बलात्कार रुक नहीं रहे हैं। ये लगातार इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि राज्य सरकार का नियंत्रण कानून व्यवस्था पर शून्य हो गया है। वो अपराधों पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। पुलिस पूरी तरह से असफल है और बहुत सारे मामलों में चूँकि राजनीतिक दलों का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है, ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण है, इसलिए अपराधी भी बेखौफ हो रहे हैं और इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार योगी सरकार की आलोचना हो रही है। जो नए नए आंकड़े आ रहे हैं अपराधों से संबंधित, वो भी बता रहे हैं कि योगी सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। एक जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हो गया है और जाहिर है कि इससे एक आतंक का वातावरण और एक असुरक्षा का वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कोई अभियान इसके खिलाफ नहीं चल रहा है और ये बड़ा दुखद है। अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें। भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 39,40,000 के पार चली गई है। भारत में लगातार दूसरे दिन 83,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। जल्दी ये 1 लाख को छू लेंगे। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,63,00,000 के पार चला गया है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने इस सत्यहिंदी.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।